हाँ जी, जब भी पढ़ाई करने बैठो तो इस सोच के साथ बैठो कि आप आखिरी बार पढ़ रहे हो, कल आपका एग्जामिनेशन है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग ही लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जामिनेशंस को इजीली क्रैक कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी प्रिय छात्रों का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप सभी रेडी हो? एक बार जल्दी से सभी बच्चे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे कि आप सभी रेडी हो। एक बार जल्दी से बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे आंसर करेंगे यहाँ पे। क्या आप सभी रेडी हो आज के सेशन के लिए? काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों आज के सेशन में, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है? जी हाँ, वोटिंग डालने की कम से कम यानी न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष या 18 वर्ष? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे। तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है 18 वर्ष, देन आपका आंसर सी है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन यहाँ से और क्रिएट हो जाता है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? क्या आप लोग बता सकते हो? अगर मैं पूछूं कि मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर, सभी बच्चे बताएंगे, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है ना, 18 वर्ष कर दी गई, तो ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था सर? जल्दी से बताएंगे, किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो जी हाँ बच्चों, क्या बात है, 61वें, जी हाँ 61वें संविधान संशोधन के तहत, 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। चलिए, इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न आ चुका है, रॉल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था सर? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था, किस वर्ष जो है पास हुआ था रॉलेट एक्ट? 1920 में या 1917 में, 1918 में या 1919 में? सभी छात्र बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ, सभी छात्र बताएंगे रॉलेट एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था सर? तो वेल डन, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी 1919 ईस्वी में, देन आपका आंसर सही है, ठीक है। हाँ, 1919 में। और देखो बच्चों, 1919 में एक और जो है हत्याकांड हुई थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा चुका है। तो सर क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, क्या आप लोग बता सकते हो? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो किस समय हुआ था सर, कब हुआ था? तो ये भी याद रखना है, कब हुआ था? 13 अप्रैल। जी हाँ सर, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं दोस्तों, ठीक है। 4 स्टेटमेंट यानी 4 कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। या फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। या चौथा ऑप्शन है सर, उत्तर प्रदेश जो है भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है आपको बताना है। तो वेल डन बच्चों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है। तो भारत जो है ना, ये भारत जो है विश्व में सब्जी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है, दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो सर कि भारत यानी अपना देश जो है ना, विश्व में सब्जियों का सबसे, भारत विश्व में सब्जियों का दूसरा लिख लेना, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, लिख लिए है ना छात्रों। चलिए देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य, यानी भारत में अधिक गेहूं का जो है उत्पादन कहाँ होता है, किस राज्य में होता है? तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश में होता है ना। तो गेहूं उत्पादन के मामले में सर, गेहूं उत्पादन के मामले में
भारत का अग्रणी राज्य है ना, यानी सबसे नंबर 1 पे कौन सा राज्य आता है, उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। ठीक है सर, चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? 6 देशों को, 8 देशों को, 5 देशों को, 7 देशों को? सभी छात्र बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर कि भारत की जो स्थलीय सीमा है ये कितने देशों को छूती है। क्या बात है, सभी छात्र बताएंगे बिल्कुल फास्ट। तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है 7, जी हाँ 7, देन आपका आंसर सी है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों को छूती है। कौन कौन सा देश हो जाएगा, चलिए बताएंगे सर। चीन हो जाएगा, सही है। नेपाल हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। भूटान हो जाएगा, फिर बांग्लादेश हो जाएगा सर, है ना। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। 4 देश तो मैंने लिख दिया, 3 देश और बताइए। 3 देश और बताएंगे सभी छात्र। म्यांमार होगा और पाकिस्तान होगा और अफगानिस्तान होगा। जी हाँ, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये 7 ऐसे देश हैं, 7 ऐसे कंट्री है जिसकी स्थलीय सीमा भारत को छूती है। देखिए म्यांमार की बात आई है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि म्यांमार का प्राचीन नाम यानी पुराना नाम क्या था। आया हुआ क्वेश्चन है सर, आया हुआ प्रश्न है। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम सर, तो आप सभी जानते हो वर्मा। जी हाँ, वर्मा नाम है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इराक के बारे में भी पूछा गया था कि इराक का प्राचीन नाम, इसका भी आया हुआ प्रश्न है। ये भी आया हुआ प्रश्न है, इराक का प्राचीन नाम यानी पुराना नाम। ठीक है, तो ये भी आया हुआ है, मेसोपोटामिया हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा सर? इसका मेसोपोटामिया हो जाएगा। सभी समझ पा रहे हो ना? ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया। ठीक है सर, ये सब लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? आपको बताना है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। हाँ, सभी बच्चे बताएंगे विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में केवल रहती है। तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है 17.5% यानी ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, हाँ जी, याद रखना है। अच्छा, जो भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का कितना है, बता सकते हो? यानी देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का क्षेत्रफल, सर बताना है। हाँ, सभी बच्चे बताएंगे भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व का, जी हाँ, एक मिनट देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है ना सर, भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के कितना है? तो याद रखना है 2.42। जी हाँ, 2.42% है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। ठीक है सर, याद रखना है, याद रखना है आपको। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आ चुका है। चलिए, मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। सभी छात्र फास्ट आंसर करेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त सेशन रहेगा, है ना बच्चों। इसी तरह के जो है क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्व ये जो है किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, अमेरिका या रूस? जल्दी से बताएंगे, नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस देश से लिया गया है? सभी छात्र बताएंगे, नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, अमेरिका या रूस? देखो, हर एक देश से कुछ ना कुछ लिया गया है। ठीक है, जैसे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार उसी को कहते हैं, या मूल कर्तव्य, या फिर उसको मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, या फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, है ना। ये जितनी भी चीज़ें हैं किसी ना किसी देश की संविधान से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीति निर्देशक तत्व है ये किस देश की संविधान से ली गई है? तो आपको बता दें, आयरलैंड से ली गई है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है बी आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब यदि मैं पूछूँ संविधान में संशोधन करने की प्रवृत्ति ये किस देश से ली गई है? यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस देश की संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है, किससे लिया गया है? ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है सर, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और देखो, अमेरिका से हम बात करेंगे तो आपको ये याद रखना है, मूल अधिकार,
मूल अधिकार यानी जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो ये मूल अधिकार किस देश की संविधान से ली गई है? ठीक है, मूल अधिकार जो है अमेरिका से ली गई है ना, अमेरिका से। तो मूल अधिकार किस देश की संविधान से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। मूल अधिकार कह लो या मौलिक अधिकार कह लो या फंडामेंटल राइट कह लो। ठीक है सर, चलिए मूल अधिकार हो जाएगा या फिर मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, क्या बात है बच्चों। ठीक है, और यदि मैं पूछूं रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से लिया गया है बच्चों मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मूल कर्तव्य कह लो या फिर मौलिक कर्तव्य कह लो। ठीक है, तो ये किस देश की संविधान से ली गई है? तो ये रूस से ली गई है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए इसके बाद जो है सर अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। मैं सभी बच्चों का कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, मैं सभी बच्चों का कमेंट देख रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से आपको हर एक प्रश्नों का आंसर देते हुए चलना है। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य को संकल्पना, ये जो है संविधान के किस भाग से ली गई है? यानी लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य को संकल्पना, ठीक है, दी गई है। तो ये संविधान के किस भाग से ली गई है सर? भाग 1 से, भाग 2 होगा, भाग 2 से या भाग 3 से या भाग 4 से? सभी छात्र बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ, सभी बच्चे बताएंगे। क्या बात है। तो भाग 4 बच्चे बता रहे हैं। जी हाँ बच्चों, इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 4। ठीक है, तो याद रखना है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? आप सभी जानते हो सासाराम बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। तो आपको बताना है कि सासाराम नगर जो है यानी जो जिला है, इसका विकास किस काल में हुआ था? मध्य युग काल में, प्राचीन युग काल में, वर्तमान युग काल में, या इनमें से कोई नहीं? सभी छात्र बताएंगे। और एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देंगे। यहाँ पे सभी छात्र बताएंगे, सभी बच्चे। जी हाँ, सासाराम नगर जो है इसका विकास किस काल में हुआ था? क्या बात है, मध्य युग बच्चे बता रहे हैं। जी हाँ, मध्य युग ये सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हाँ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सासाराम में ना एक बहुत ही फेमस शासक का मकबरा था। किसका था? सासाराम में एक बहुत ही फेमस शासक का मकबरा था। हाँ, वो उस शासक का नाम क्या था? शेरशाह सूरी नाम था। आया हुआ क्वेश्चन है, अगर पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के सासाराम जिले में स्थित है। बिहार के सासाराम जिले में स्थित है सर, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ? बरौनी में है, गुवाहाटी में है, मथुरा में है या डिगबोई में है? क्या बात है। तो आपको बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है, ये भारत में कहाँ स्थित है सर? जी हाँ, सभी छात्र बताएंगे। क्या बात है। हाँ, ओके, तो वेल डन बच्चों। यदि आप लोग जवाब दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी यानी डिगबोई, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का। चलिए, तो उसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति था, यानी अंग्रेजों का जो सेनापति था, अंग्रेजों की तरफ से जिसने नेतृत्व किया था, वो कौन था? वाशिंगटन, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस या लॉर्ड कर्जन? सभी छात्र आंसर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में जो अंग्रेजों का जो सेनापति था सर, वो कौन था? आपको बता दे, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, ठीक है, अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लेकिन अगर मैं पूछूं अमेरिका का सेनापति उस समय कौन था, यानी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो कि अंग्रेजों और अमेरिका वालों के बीच में हुआ था। ठीक है, हाँ, तो आपको यहाँ पे ये बताना है, तो उस समय अंग्रेजों का सेनापति तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लेकिन अमेरिका का सेनापति कौन था? अमेरिका का सेनापति कौन था? तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन जो कि प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति भी थे। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यही जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, याद रखना है। ठीक है सर, चलिए अच्छी बात है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसके बाद जो है
पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, बताना है सभी छात्र को। जी हाँ, जी हाँ, सभी छात्र बताएंगे। चलिए, बताना है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है। जी हाँ, 1/4 भाग या आधा या 3/4 भाग या 2/3 भाग। सभी छात्र बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर, यानी 1/4 होगा, आधा होगा, 3/4 होगा या 2/3 होगा। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जो है ये पानी से ढका हुआ है दोस्तों। क्या बात है, बच्चे बता रहे हैं सर 3/4। जी हाँ, 3/4 आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी पर जो खारा पानी है, यानी जो पीने योग्य नहीं है, वो कितना प्रतिशत है, क्या आप लोग बता सकते हो? मतलब पानी, खारा पानी बताना है, महासागरों का खारा पानी जो है कितना प्रतिशत है, मतलब पृथ्वी पर खारा पानी कितना प्रतिशत है। तो बच्चों खारा पानी जो है ये 97.5% है। ठीक है, और मीठा पानी यानी पीने योग्य वो कितना प्रतिशत है, तो बचा हुआ जो होगा वही पीने योग्य होगा, यानी मीठा पानी सिर्फ समझ सकते हो गाइज यहाँ पे 2.5% ही है। इसीलिए बोलते हैं जल ही जीवन है, पानी को बचाओ, वेस्ट मत होने दीजिए पानी को, है ना। क्योंकि पृथ्वी पर खारा पानी जो है ये देख रहे हो ना 97.5% है, और पीने योग्य यानी जो मीठा पानी है वो 2.5% है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। हाँ, और एक चीज़ और मैं बता दूं, पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। देखो पृथ्वी की बात आई है ना, तो यहाँ से ये भी याद रखना है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो है ये जलों से घिरा हुआ है ना बच्चों, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है इसीलिए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, यानी सूचना के अधिकार के आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले किस राज्य से हुई थी, राजस्थान से, बिहार से, मध्य प्रदेश से या हरियाणा से। सभी छात्र बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब। जी हाँ, जी बिल्कुल फास्ट बताना है। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी सर, किस राज्य से हुई थी, तो ये राजस्थान से हुई थी। जी हाँ प्यारे बच्चों, राजस्थान यदि आप लोग बता रहे हो देन आपका आंसर सही है। तो राजस्थान से हुई थी और 1990 ईस्वी से हुई थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, 1990 ईस्वी में। ठीक है छात्रों, चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ था। हाँ जी, राष्ट्रीय संघ का जो स्थायी मुख्यालय ये कहाँ था, स्टॉकहोम स्वीडन में, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में, एंटवर्प यानी बेल्जियम में, या पेरिस यानी फ्रांस में। चलिए सभी छात्र बताएंगे, यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे। जी हाँ, क्या बात है। तो राष्ट्रीय संघ का जो स्थायी मुख्यालय है वो कहाँ है बच्चों, तो वो जेनेवा शहर में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या बताओगे सर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश जो है ये हमेशा क्या होता है, 2, 1, 4 या 3। सभी छात्र बताएंगे, सभी छात्र बताएंगे। एक प्रतिनिधि भिन्न में जो अंश होगा हमारा, यानी जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, तो वो हमेशा 1 होता है, याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक प्रतिनिधि भिन्न में जो अंश होता है वो हमेशा 1 ही होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में जो सबसे अधिक सहायक है सर वो क्या है, अशिक्षा है, निर्धनता है, विकास है, विषमता है। सभी छात्र बताएंगे, लोकतंत्र के उपलब्धियों में जो सबसे अधिक सहायक माना गया है वो किस चीज़ को माना गया है सर, वो विकास को माना गया है ना, डेवलपमेंट को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अच्छी बात है। सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता, ये नारा जो है किसने दिया था सर, ये जो स्लोगन था ये किसने दिया था, हिटलर ने या मुसोलिनी ने या बिस्मार्क ने या इनमें से कोई नहीं। सभी छात्र बताएंगे,
सर सभी छात्र बताएंगे, सभी छात्र बताएंगे ये किसने नारा दिया था। यानी एक जनता होगा, एक साम्राज्य और एक ही नेता होगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था, एडोल्फ हिटलर के द्वारा। ठीक है, अब देखो इनके द्वारा जो है एक बुक भी लिखी गई थी जो इन्हीं के बारे में लिखी गई थी। यानी इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य के बारे में बताया। क्या नाम है उस बुक का? सर अगर आपसे पूछे मीन काफ, मीन काफ पुस्तक के रचयिता, मीन काम्फ, मीन काम्फ। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मीन काम्फ पुस्तक के रचयिता कौन है, पुस्तक के रचयिता कौन है, तो क्या जवाब दोगे? तो ये हिटलर ही है। ठीक है, याद रखना है हिटलर। ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है, याद रखना है। ठीक है सर, चलिए अच्छी बात है। हाँ, इसके बाद अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? तो कौन सी संधि हुई थी जिसके बाद जो है जर्मनी पर जो है कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? पेरिस की संधि थी, वर्साई की संधि थी, वियना की संधि थी, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, सभी छात्र बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब। कौन सी संधि थी सर, कौन सी संधि थी? तो वो थी बच्चों, आपको हम बता दें, वर्साई की संधि। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वर्साई की संधि जो कि 1919 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था, इस संधि द्वारा जो है जर्मनी पर, जब ये संधि हो गई तो इस संधि द्वारा जो है जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? किसे? चावल, गन्ना, मक्का या बाजरा? चलिए सभी छात्र बताएंगे यहाँ पे। हाँ, सभी छात्र बताएंगे, सभी छात्र बताएंगे यहाँ पे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। तो निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष से भी ज़्यादा लग जाता है? सोचो, कौन सा ऐसा फसल है जिसको विकसित होने में 1 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लग जाता है सर? तो ये है गन्ना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यानी गन्ना। ठीक है, अब यदि मैं आपसे पूछूं प्यारे छात्रों कि गन्ना उत्पादन मामले में विश्व का अग्रणी देश, क्या बताओगे? गन्ना मामले में, गन्ना उत्पादन मामले में, है ना सर, गन्ना उत्पादन मामले में, उत्पादन मामले में विश्व का अग्रणी देश, विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। विश्व का अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा सर। ठीक है, और द्वितीय नंबर पे कौन आएगा? द्वितीय नंबर पे अपना देश आएगा, भारत। ठीक है, हाँ, तो गन्ना उत्पादन मामले में जो है विश्व का अग्रणी देश ब्राज़ील हो जाएगा और द्वितीय नंबर पे अपना देश भारत आ जाएगा, याद रखना है। ठीक है सर, चलिए अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? भारत, चीन, रूस या अमेरिका? सभी छात्र बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। जी हाँ, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे, क्या बात है। तो रेशम मार्ग जो है ये, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है, शुरू होता है? तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी चीन, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो चीन से प्रारंभ होता है। चलिए इसके बाद आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है सर, आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जीके का क्लास है, उसके बाद साइंस का भी है इसमें क्वेश्चन, लेकिन वो हम लोग अगले दिन देखेंगे। ठीक है, चलिए आपको बताने, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या असम? तो जी हाँ बच्चों, देखो चीनी उत्पादन हो गया, गेहूं उत्पादन हो गया, है ना, इस सब में भारत का जो अग्रणी राज्य है, यानी जो नंबर 1 पे जो राज्य आता है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चीनी उत्पादन के मामले में, गेहूं उत्पादन के मामले में, है ना, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जो है शीर्ष पर है, याद रहेगा। चलिए दोस्तों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आज की इस क्लास का फीडबैक अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में नई जोश, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।